प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम उनको प्रणाम कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह कविता बाबा नागार्जुन की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है। इसका महत्व इस मामले में है क्योंकि नागार्जुन ने इसमें उन लोगों को प्रणाम किया है जिन्होंने जीवन में बेहतरीन प्रयास किए, देश के लिए, समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन वे गुमनाम होकर ही रह गए, उनकी ख्याति नहीं हो पाई। हर व्यक्ति जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसे सफलता मिले ही। आमतौर पे ये देखा जाता है कि हम उसी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं जिसका बड़ा नाम हो, लेकिन जो वास्तव में नींव के पत्थर होते हैं, जो आधार का काम करते हैं, जिनका समाज में नाम नहीं होता, उनको कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सम्मान नहीं देता। लेकिन इस कविता में नागार्जुन ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनको सम्मानित करने का प्रयास किया है जिनके काम सराहनीय रहे हैं और जिन्होंने न केवल इस देश और समाज के लिए बल्कि पूरी मानवता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपने नाम की परवाह नहीं की। उनका उद्देश्य था इस देश को समृद्ध बनाना, इस समाज को सुखमय बनाना। वे उदाहरण देते हैं पर्वतारोहियों का, योद्धाओं का, नाविकों का, जो अनेक तरह के कार्य करते हैं जीवन में, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। जैसे आप स्वतंत्रता आंदोलन का उदाहरण ले लें, तो स्वतंत्रता आंदोलन में न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति दी होगी, लेकिन हम कुछ गिने चुने लोगों का नाम ही जानते हैं। तो यहाँ पे रचनाकार उन लोगों के प्रति बहुत ही आदर भाव दिखाना चाहता है और हम लोगों को उद्वेलित भी करता है कि जो भी समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों, उनको आप जरूर सम्मान दें, भले ही वो सफल हुए हों अथवा नहीं हुए हों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में लिखा है, जैसा कि आपने पढ़ा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि जीवन में सफलता और सार्थकता, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि सफलता व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन चरितार्थता तब होती है जब उसका सामाजिक महत्व हो। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए वह उसके सामाजिक सरोकारों को देखते हुए। इस पाठ पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज कुमार। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग नागार्जुन की एक कविता उनको प्रणाम पर आपसे बातचीत करेंगे। नागार्जुन हिंदी के प्रगतिशील कवि हैं। प्रगतिशील बड़े कवियों में उनके नाम का शुमार है। केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता चंद्रगहना से लौटती बेर आपके पाठ्यक्रम में है, आपने उनके बारे में जानकारी हासिल की होगी। प्रगतिशील कविता 1936 के आसपास हिंदी में लिखी जाने लगी। ये एक बिल्कुल नई प्रवृत्ति के साथ लिखी जाने वाली कविता है। प्रगतिशील कविता ने एक नए भावबोध का सृजन किया और जनता में, आम जनता में कविता को पहुंचाया। प्रगतिशील कविता में प्रगति शब्द जो है वो आम तौर पर उन्नति के लिए, विकास के लिए या आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम प्रगतिशील कविता कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि ये ऐसी कविता है जो मानवीय भावबोध को अधिक मानवीय, अधिक नैतिक, अधिक तार्किक और अधिक राजनीतिक बनाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रगतिशील कविता जो है वो समाज के उन विषयों को, उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को, उन घटनाओं को अपनी कविता का विषय बनाती है जिन विषयों पर आम तौर पर पहले बात नहीं होती रही है।
इस मायने में प्रगतिशील कविता को जन कविता भी कहा जाता है, जनधर्मी कविता कहा जाता है, लोकधर्मी कविता भी कहा जाता है। और नागार्जुन हिंदी में जन कवि के रूप में विख्यात हैं। नागार्जुन केवल खड़ी बोली हिंदी के ही कवि नहीं हैं, उन्होंने मैथिली में भी कविताएं लिखी हैं। नागार्जुन बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और मैथिली उनकी मातृभाषा है। मैथिली में उनका एक काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो ऐसे जनकवि की एक कविता उनको प्रणाम पर हम बातचीत करेंगे। कविता पर बात करने से पहले आइए एक बार हम इस कविता के पाठ को सुन लेते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीण हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। अभी आपने उनको प्रणाम कविता का पाठ सुना। आपने जाना होगा कि ये कविता किस विषय पर लिखी गई है और इसका मूल भाव क्या है। बातचीत के दौरान हम इसके मूल भाव के और नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कविता के शीर्षक पर बात करते हैं। कविता का शीर्षक है उनको प्रणाम। इससे ये समझ में आ रहा है कि किन्हीं लोगों को प्रणाम किया जा रहा है। जहाँ तक प्रणाम का सवाल है तो आप जानते हैं प्रणाम हम किसी का सम्मान करने के लिए करते हैं। अब सवाल है कि किनको प्रणाम किया जा रहा है, तो उनको प्रणाम कविता में आप देखेंगे। ये कविता कुल 6 बंधों की कविता है, इसके 6 हिस्से हैं। इन 6 अलग अलग हिस्सों में कुछ लोगों का जिक्र किया गया है और उनको प्रणाम किया जा रहा है। अब प्रणाम का कारण क्या है, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप इस कविता की पहली 2 पंक्तियों पर ध्यान देंगे। पहली 2 पंक्तियाँ इस तरह से हैं, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको प्रणाम। अब देखिएगा आप इन 2 पंक्तियों में, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको प्रणाम। आमतौर पर हमारे समाज में ऐसी मानसिकता रहती है कि जो नायक होते हैं उन्हीं को प्रणाम किया जाता है, उन्हीं का मान सम्मान किया जाता है। जो किसी लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं उनका समाज में बेहद सम्मान होता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरी लगन से काम करते हैं, लेकिन वो उस काम को अंजाम तक या उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए? इस बात से आपको समझ में आएगा कि प्रगतिशील कविता या नागार्जुन का सोचना कैसा है। वो चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करना चाहते हैं, वो उन लोगों पर भी ध्यान देना चाहते हैं, उन अनाम नायकों पर भी ध्यान देना चाहते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होम कर दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्या असफलता आपको समाज की निगाह से ओझल कर देती है? प्रगतिशील कविता ऐसे उन नायकों की बात करती है जो लगातार लगन के साथ काम करने में जुटे हुए हैं और इतिहास को खींचकर वहाँ तक ले आते हैं जहाँ किसी के दूसरे के हाथ में थमाकर वो अपना काम समाप्त मान ले।
तो नागार्जुन यहाँ पर एक नई मानवीयता, नई नैतिकता और नई मानसिकता आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए जो काम करने के लिए निकले लेकिन उस काम को पूरा नहीं कर पाए। आइए हम दूसरे बंद पर बात करते हैं। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्यभ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले जो वीर रिक्त तूणीर हुए, उनको प्रणाम। अब देखिएगा कि इस बंद में उन्होंने एक योद्धा का वर्णन किया है और वो योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है, उसके पास धनुष है, उसके पास तूणीर है। तूणीर कहते हैं तरकश को। तरकश माने जिसमें आप बाण या तीर रखते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी चित्र में कोई धनुर्धारी है तो उसके हाथ में धनुष होता है और उसकी पीठ के ऊपर एक तरकश होता है जिसमें बाण रखे होते हैं। तो आप बाण लेकर युद्ध करने के लिए मैदान में पहुंचते हैं और पूरे मनोयोग से युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध को जीतने के लिए अंत तक आपके पास बाण भी होने चाहिए और आप लक्ष्य का संधान भी लगातार करते रहें। लेकिन इस बंद में उन्होंने बताया कि ये आवश्यक नहीं है कि आप जिस बाण का संधान करें वो लक्ष्य पर पहुँचे ही। लक्ष्य पर पहुँचा तो ठीक है कि आपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया, लेकिन नागार्जुन उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो बाण का संधान करते हैं, कमान पर तीर चढ़ाते हैं और उनके तीर जो हैं अभिमंत्रित। तीर के अभिमंत्रित होने का अर्थ ये है कि ऐसे तीर जिनको मंत्र से सिद्ध कर दिया गया है कि वो लक्ष्य पर पहुंचेंगे ही। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसे भी योद्धा होते हैं जो अभिमंत्रित बाणों से लड़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके बाणों की नोक जो है वो कुंठित हो जाती है। कुंठित माने धार का तीखा ना रह जाना, भूथरा हो जाना। तो उनके बाण जो है कुंठित हो जाते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। लक्ष्य भ्रष्ट होने का अर्थ यह है कि वो लक्ष्य पर पहुंचने के बजाय किसी दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो क्या ऐसे योद्धाओं के साहस का, उनकी वीरता का, युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए उनके जाने का हमें सम्मान नहीं करना चाहिए? तो वो लोग युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में अपने पूरे मनोयोग से वो लड़ते हैं, लेकिन युद्ध समाप्त होने से पहले ही उनके तीर समाप्त हो जाते हैं। तो नागार्जुन ऐसे लोगों को भी प्रणाम करना चाहते हैं कि जो लोग युद्ध में बलिदान दे देते हैं और युद्ध के जीतने का कारण बनते हैं, लेकिन उसकी विजय का स्वाद वो खुद नहीं चखते हैं। ऐसे लोगों को भी नागार्जुन प्रणाम करना चाहते हैं। इसके अगला बंद देखिए, उसमें वो एक ऐसे नाविक के बारे में बात करना चाहते हैं जो छोटी सी नाव को लेकर समंदर में उतर गया है। उसके साहस को वो देखते हैं और हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं फिर इस पे बात करते हैं। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदति पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। तो समंदर को पार करने के लिए तो जहाज़ चाहिए या बड़ी नौका चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने साहसी होते हैं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो उनके पास उपलब्ध साधन होते हैं, जो उनकी उपलब्ध स्थितियां होती हैं, उनमें ही वो उस काम को पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। तो नागार्जुन यहाँ पर नाविक का जिक्र करते हैं, जैसे पहले बंद में वो एक योद्धा का जिक्र करते हैं। तो नाविक का अर्थ सिर्फ यहाँ पर इस तरह से लेना चाहिए, या योद्धा का अर्थ इस तरह से लेना चाहिए कि सीमित साधनों में या कम साधनों में भी आप काम करने की ठाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ें। तो इन पंक्तियों में जो उदधि शब्द आया है उसका अर्थ है समुद्र। और समुद्र जो आप जानते हैं कि समुद्र बहुत विशाल होता है। अब नागार्जुन एक आपके सामने कॉन्ट्रास्ट खड़ा करते हैं कि समुद्र है और छोटी नैया है। उस छोटी नैया में बैठा हुआ एक नाविक है। तो नाविक, नैया और समुद्र, इन तीनों को सामने रखकर जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नागार्जुन क्या कहना चाहते हैं कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, उसे प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े संसाधनों के साथ ही वहाँ तक पहुँचें। आप अपने सीमित संसाधनों से भी उस तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं और करनी ही चाहिए। लेकिन नागार्जुन ये भी कहते हैं कि वो निकलते हैं और उसी में वो निराकार हो जाते हैं, अपना आकार खो देते हैं, माने समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। तो क्या हमें उन लोगों को याद नहीं करना चाहिए?
इस संदर्भ में मैं आपको एक जिक्र करना चाहूँगा कि दो लोगों का नाम इतिहास में ऐसे नाविकों के रूप में जाना जाता है, एक है कोलंबस और एक है वास्को डी गामा। और मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों लोग भारत खोजने के लिए निकले थे और समंदर के रास्ते से निकले थे। वास्को डी गामा तो भारत पहुंच गए, लेकिन कोलंबस जो हैं वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए। और जानते हैं आप वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए वेस्ट इंडीज़। ये ज़रूरी नहीं है कि कोलंबस वहाँ पहुंच ही जाते, यह भी ज़रूरी नहीं है कि वास्को डी गामा जो है वो गोवा के तट पर पहुंच ही जाते। उनका वह प्रयास जो है सफल हुआ, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से नाविक पहले भी निकले होंगे और वो लक्ष्य पर नहीं पहुंचे होंगे। नागार्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले आपके सामने योद्धा आते हैं और उसके बाद आपके सामने नाविक आते हैं। अगले बंद में आप देखिए, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे उनको प्रणाम। आप इस बंद में नागार्जुन पर्वतारोही की बात करते हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले लोग जो हैं, जो पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर पहुंचना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पर्वत पर चढ़ना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा या ऐसी हिम्मत जुटानी होगी कि आप जो हैं मार्ग में आने वाली बाधाओं से डरे नहीं, भयभीत ना हो। तो नागार्जुन जिक्र करते हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो उच्च शिखर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उच्च शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। वहाँ की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, वहाँ के मौसम के कारण, जैसे एक शब्द इसमें आता है हिम समाधि। हिम समाधि का मतलब ये है कि वो बर्फ़ के भीतर ही दब जाते हैं। समाधि का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ देता है तो उसके लिए समाधि भी बनाई जाती है, अगर वो व्यक्ति समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण और महान हो। तो हिम समाधि कहकर नागार्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग निकलते हैं, किसी बाधा की परवाह किए बगैर पर्वत की ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं। वहाँ के वातावरण से अपने आप को मिला नहीं पाते हैं, बर्फ़ में दब जाते हैं या और कोई परेशानी हो जाती है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए? माउंट एवरेस्ट का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो अगर उसके साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के नाम के रूप में अगर आप एडमंड हिलेरी को जानते हैं तो आपको तेनजिंग को भी जानना ही होगा। वो भी उनके साथ थे। अब वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे उस समय, लेकिन आज की तारीख में तेनजिंग के बगैर हम लोग माउंट एवरेस्ट का नाम भी भारत में नहीं ले सकते हैं। तो नागार्जुन हमारे सामने उस तरह की मानसिकता, उस तरह की चेतना की बात करते हैं कि वह लोग जो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और सीमित साधनों से बढ़ना चाह रहे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगले बंद की तरफ बढ़ते हैं। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया उनको गई भूल। तो आप देखिए, नागार्जुन साफ तौर पर ये कहते हैं कि दुनिया भूल जाती है। किनको भूल जाती है? ऐसे लोग जो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचे। नागार्जुन ये प्रस्तावना करते हैं कि हमें ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। कृत्य का अर्थ ये है कि काम पूरा होने के बाद, जब आप कोई काम कर रहे हैं उसको पूरा होने के बाद जो आपको सम्मान मिलता है, जो समाज में आपका मान होता है, वो है कृत्य। तो कृत्य जो नहीं हो पाते हैं, जो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और समाज में उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, नागार्जुन उनकी बात करते हैं। प्रत्युत फांसी पर गए झूल। अब फांसी पर झूलने से एक बिंब हमारे सामने साफ तौर पर आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं बात स्वाधीनता सेनानियों के बारे में हो रही है। और स्वाधीनता सेनानियों की बात हो और फांसी की बात आए और तब आपको भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव की याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचिए कि भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु ये नौजवान थे, ये अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, अपने देश को स्वाधीन करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ सरकार का लगातार विरोध किया और उस विरोध की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब वो उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और फांसी पर वो झूल गए। तो ये बताएं आप मुझे कि क्या भगत सिंह को आज़ादी मिली या सुखदेव को या राजगुरु को आज़ादी मिली? नहीं मिली। तब उनको फांसी पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो फांसी पर चढ़े,
उनकी वजह से आज़ादी किन्हें मिली, उनकी वजह से आज़ादी हमें मिली। तो क्या आज हम लोग सुखदेव को, राजगुरु को या भगत सिंह को या इनके जैसे और अमर शहीदों को क्या हम भूल सकते हैं? तो नागार्जुन हमारी